पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य, संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। शेफील्ड ब्रिटेन के श्री डेनिस होम्स और श्रीमती इटिलन होम्स की 18 माह की बच्ची ने एक दिन दीवार की ओर सिर उठाकर देखा और कहा, मम्मी, पिक्चर हॉल। इसके बाद घुटनों के बल आकर वह माँ की गोद में बैठ गई। लेकिन कुछ ही समय बीता कि अचानक उसी दीवार से एक भारी चौखटे वाली तस्वीर टूटकर जहाँ पहल कैसी बैठी हुई थी ठीक वहीं आ गिरी। इसके 9 महीने बाद होम्स परिवार छुट्टियां बिताने के लिए कार से यारमुथ जा रहा था। केसी की यह पहली यात्रा थी। यारमुथ से 8 मील पहले सड़क पर एक मोड़ है और जहाँ मोड़ पूरा होता है वहाँ 6-7 टूटी हुई पवन चक्रियाँ हैं जो मोड़ पार करने पर ही दिखाई देती हैं। लेकिन मोड़ पूरा होने के पूर्व ही कैसी बोल उठी, मम्मी, वहाँ पवन चक्कियाँ हैं। पति और पत्नी इस बात को सुनते ही अवाक हो गए, लेकिन उन्होंने इसे निरा संयोग समझकर टाल दिया। पर इस अस्वाभाविकता को कब तक मात्र संयोग समझा जाए। मार्च 1973 में एक दिन केसी की बुआ उसे शेफील्ड के सिटी रोड कब्रिस्तान में ले गई ताकि वहां वह अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ा सके। सहसा केसी बोल उठी, मेरा दोस्त डेविड भी यहीं दफन है। आश्चर्यचकित होकर बुआ ने उसे दिखाने को कहा। केसी उन्हें कब्रिस्तान के एक ढलवे कोने में ले गई जहां एक पत्थर पर लिखा था, डेविड, सुपुत्र क्वारा और फ्रैंक, मृत्यु 1907, उम्र 18 मास। केसी से उसके माता पिता ने काफ़ी पूछा उसे डेविड की कब्र का पता कैसे चला, लेकिन वह बराबर एक ही संक्षिप्त उत्तर देती रही, मुझे पता था। ऐसी क्षमताओं की कल्पना सिद्ध योगियों में तो की जा सकती है, पर नन्हे बालकों में इस तरह की अद्भुत क्षमताओं का प्राकट्य विस्मयकारी तथ्य जान पड़ता है। आत्मविद्या के ज्ञाताओं को इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। सृष्टि में जो भी कुछ पैदा होता है, चाहे वह जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य अथवा वृक्ष वनस्पति, शैशव, युवा तथा जरावस्था का सामना सभी को करना पड़ता है। यह विज्ञान सम्मत प्रक्रिया साधना के क्षेत्र में भी कार्य करती है। साधनाएं, चाहे वह यम, नियम, प्राणायाम या मंत्र जाप, सोहम, खिचड़ी तथा मुद्रा बंद साधनाएं, सबका उद्देश्य प्राण शक्ति को प्रखर बनाया है। प्रज्वलित प्राण ऊर्जा ही मस्तिष्कीय न्यूरॉन्स के लिए विद्युत का काम करती है। उसी के सहारे सिद्ध योगी टेलीविज़न की तरह चाहे कहीं देखते, कहीं भी सुन लेते हैं और भूत और भविष्य उनके लिए वर्तमान में निवास करते हैं। जब तक साधना द्वारा उपार्जित प्राण पक ना जाए, तब तक साधक के दिन जोखिम भरे कसौटी के होते हैं। उसके न पकने तक विषय वासना और तृष्णा अहंता के वंचरों द्वारा उदरस्त कर लिए जाने की आशंका तो रहती ही है। कहीं कोई अनुभूति हो तो बालबुद्धि उसे चमत्कार अपना अहंकार जताने की भी भूल करके उसे गंवा सकती है। कदाचित साधना काल में ही किसी की मृत्यु हो जाए तो लोकोत्तर जीवन में प्राण परिपाक क्रिया चलती रहती है, वही इतर जन्म की प्रतिभा के रूप में दिखाई देती है। जब केसी 4 वर्ष की थी, एक दिन श्रीमती होम्स वर्ग पहेलियां हल कर रही थी। उन्होंने अपने पति से पूछा, बी से प्रारंभ होने वाला 5 अक्षरों का वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ हवाई जहाज होता है। श्री होम्स तथा उनकी 15 वर्षीय पुत्री जैकलीन इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। तभी कैसी कह उठी, बिल्म्स। शब्द को ढूंढने पर बात सही निकली। अगस्त 1974 के दूसरे सप्ताह में होम्स परिवार छुट्टी मनाने यारमुथ गया। एक बुधवार को समुद्र के किनारे टहलते हुए केसी कहने
लगी, आज दादाजी उदास हैं, कोई बुरी घटना घटने वाली है। वह अपने पिता के एक पुराने सहकर्मी वेनराइट के पिता को दादाजी कहा करती थी। शनिवार को होम्स परिवार शेफील्ड लौटा। वहां उन्हें पता चला कि बुधवार को दादाजी के भाई की मृत्यु हो गई थी। एक दिन श्रीमती होम्स रसोई घर में काम कर रही थी। तभी केसी वहां आई और बोली, कैसी हो टिच? श्रीमती होम्स ने पूछा कि मुझे इस नाम से पुकारने के लिए तुमसे किसने कहा? केसी ने जवाब देते हुए बदले में पूछा, नानाजी की कमर पेटी थी और वे चपटी टोपी पहनते थे ना? वास्तव में केसी के नानाजी की कमर झुकी हुई थी। वे चपटी टोपी पहनते थे और केसी की माँ को प्यार से टिच कहकर बुलाते थे, लेकिन वे तो केसी की जन्म से 4 वर्ष पूर्व ही मर चुकी थी। अप्रैल 1975 की बात है। वियतनाम युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को हवाई जहाज द्वारा अमेरिका में बसाने के लिए लाया जा रहा था। टीवी में उनकी खबरें देखते समय केसी ने कहा, बच्चे मर जाएंगे। माँ ने कहा, हाँ, बच्चे भूखों मर रहे हैं। लेकिन केसी ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं, जहाज जल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। 2 दिन बाद ही खबर आई कि एक जहाज के गिर जाने से कई बच्चे मर गए। दूरदर्शन भविष्य दर्शन को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने के लिए अमेरिका में एक शोध कार्यक्रम बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन और केंद्रीय जासूसी संगठन ने इन शक्तियों से युक्त इगो स्वान एवं पेट प्राइस नामक 2 व्यक्तियों का परीक्षण किया। यह कार्य स्टैनफोर्ड शोध संस्थान की प्रयोगशाला में संपन्न हुआ। किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे, इसलिए हेराल्ड पुराफ और रसेल टार्ग नामक 2 भौतिकविदों को भी नियुक्त किया गया। इंगो स्वान एवं पेट प्राइस एक स्थान पर बैठकर किसी भी दूरवर्ती स्थान में हो रहे क्रियाकलाप, स्थान की विशेषताओं का वर्णन उसी प्रकार कर देते थे जैसे प्रत्यक्ष सामने देख रहे हों। एक प्रयोग पेट प्राइस पर किया गया। वैज्ञानिकों ने पेट प्राइस से कहा कि वह वर्जीनिया के एक गुप्त सैनिक केंद्र का पूरा विवरण प्रस्तुत करे। कुछ देर ध्यानमग्न होने के उपरांत प्राइस ने जो विवरण प्रस्तुत किया उसे सुनकर वैज्ञानिक विस्मित रह गए। उसने इतनी छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख किया जिनकी जानकारी वहां रहने वाले अधिकारियों को भी नहीं रहती थी। प्राइस ने कहा, उक्त सैनिक अड्डे के तलघर के ऑफिस में 2 फाइलें रखी हैं, जिनमें एक का नाम फ्लाइंग ट्रप तथा दूसरी का मिनर्वा। तलवर के उत्तर की दीवार के साथ लगी अलमारी पर लिखा है ऑपरेशन पुल। उक्त स्थान का नाम प्राइस ने बताया टे स्टॉक या हैफार्क। तलघर के मूर्धन्य अधिकारियों का नाम कर्नल आर जे हेमिल्स, मेजर जनरल जॉर्ज नेश और मेजर जॉन कलहूम बताया। जिस तलघर का विवरण प्राइस ने प्रस्तुत किया वह एक गोपनीय प्रयोगशाला थी, जहां से सोवियत उपग्रहों की निगरानी रखी जाती थी। विशिष्ट सूत्रों द्वारा मालूम करने पर सभी बातें सही पाई गईं। उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि प्राइस तथा स्वान कुशल जासूस का कार्य कर सकते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए बड़ी रकम देने का भी आग्रह किया, किंतु दोनों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ईश्वर प्रदत्त इस सामर्थ्य का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। दूरानुभूति संबंधी घटनाओं में आयरलैंड की एक घटना सर्वाधिक चर्चित है। वहाँ तिपेराही नगर में रहने वाले एक व्यापारी युवक हिकी ने न्यू फाउंडेंस से अपने मित्रों को सूचित किया कि वह शीघ्र ही तिपेरारी पहुंच रहा है। हिकी तिपेरारी से न्यू फाउंडलैंड व्यापार के सिलसिले में आया था। उसने वहां काफ़ी पैसा कमाया था। हिकी ने जिस तारीख को वापस पहुंचने की सूचना दी थी उस तारीख की वह नहीं पहुंचा। उस तारीख को बीते भी 1 सप्ताह बीत गया तो मित्रों ने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने हिकी की खोजबीन शुरू की। इस सिलसिले में पुलिस
रोजर्स नामक एक सराय मालिक के पास पहुंची, जहां हिकी ठहरा था। रोजर्स ने बताया कि हिकी के हुलिये का एक युवक कुछ दिन पहले एक साथी के साथ जलपान के लिए आया था और उसके बहुत रुकने पर भी नहीं रुका था। पुलिस के यह पूछने पर कि वह उन दोनों को क्यों रोकना चाहता था, रोजर्स ने एक विचित्र कारण बताया। उनके आने के कुछ समय पहले मेरी पत्नी ने स्वप्न में उन दोनों युवकों को जलपान के लिए सराय में आते देखा था और देखा था कि वे दोनों जलपान के बाद चले गए और रास्ते में एक युवक ने दूसरे की हत्या कर दी और उसकी लाश को झाड़ी में छिपा दिया। रोजर्स की पत्नी ने बताया, मैं वह स्थान बता सकती हूँ जहाँ युवक को छुपाया गया था। रोजर्स के इस बयान के आधार पर पुलिस ने हिकी के साथ खोजना आरंभ कर दिया। कुछ दिन बाद पुलिस ने काउफील्ड नामक उस युवक को एक गिरजाघर में पकड़ा। काउफील्ड वहां वेश बदलकर एक पादरी के सहायक के रूप में काम कर रहा था। किसी को भी विश्वास न हुआ कि देखने में इतना भोला भाला और सीधा लगने वाला लड़का निर्मम हत्यारा भी हो सकता है। अदालत में काउफील्ड ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि सराय में रोजर्स की पत्नी को अपनी ओर घूरते हुए देखकर मैंने हिकी की हत्या करने का इरादा बदल लिया था, लेकिन बाद में जैसे ही एकांत मिला मुझ पर शैतान सवार हो गया और मैंने उसके ही चाकू से उसका गला काट दिया। काउफील्ड को इस हत्या के अपराध में फांसी की सजा हुई। इस तरह के अनेकों उदाहरण और प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य वही नहीं है जो कुछ वह प्रतीत होता है। उसकी शक्ति वहीं तक सीमित नहीं है जितनी वह दिखाई देता है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य की विराट सत्ता जब अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए आकुल व्याकुल है, तो जिन्हें अतीन्द्रिय स्तर की क्षमताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं, उनकी संख्या कुछ एक तक ही सीमित क्यों नहीं सभी मनुष्यों में वह प्रकट होती है? इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, पर इतना सच है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के विराट और महान की झांकी कभी न कभी मिलती अवश्य है। कई बार बिना किसी आधार या ठोस कारण के हुए बिना भी पूर्वानुमान आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध होते हैं। ध्यानपूर्वक अपने अतीत के अनुभवों का विश्लेषण किया जाए तो इस तरह की कुछ एक घटनाएं सभी लोगों के जीवन में मिल जाएंगी। होता यही है कि इस तरह के अनुभवों या अनुमानों को सामान्य दिनचर्या का ही अंग मानकर उपेक्षा कर दी जाती है और अपने भीतर की अनंत संभावना का परिचय होते होते रह जाता है।